हेलो बच्चों, क्या हालचाल? सब बढ़िया। मैं भी बहुत बढ़िया। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। और आज के सेशन में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं कि पेपर के अंदर हमें पढ़ना कैसे है और किस तरीके से हमें एग्जाम में प्रिपरेशन को बनाए रखना है। ठीक है। इस पूरे सेशन का मैं नाम देने वाला हूँ एवीसी एनालिसिस ऑफ सीएफआर। मैं मैक्स टू मैक्स लूंगा 15 टू लेकर के 20 मिनट का सेशन, और उस पूरे सेशन के अंदर आपके दिमाग में जितने भी पढ़ने की स्ट्रेटेजी आप बनाते हो वो सारी सारी स्ट्रेटेजी आपके इसके अंदर होगी। बट जो स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ वो बताने वाला हूँ वो आपको इम्प्लीमेंट करनी ही करनी है। नहीं करोगे तो पेपर आपको डुबा देगा, यानी कि आपको एक रिजल्ट के अपोज लेके जाएगा। इसलिए रिजल्ट को अपने फेवर में रखना है तो आपको कुछ प्रोसेस है उसको थोड़ा सा दिमाग में रख के चलना है। क्या तो आज हम एवीसी एनालिसिस करने वाले हैं कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पेपर नंबर 18 फॉर सीएमए फाइनल के लिए। ठीक है। चलिए ध्यान से देखते हैं। अब पहला सवाल, हमारे दिमाग में बहुत सारे सवाल चलते हैं कि सर जो इंस्टीट्यूट ने यहाँ जो बना रखा है ये, क्या ये पूरा एज इट इज अप्लाई होता है? जो उन्होंने दिया है इसका स्ट्रक्चर कि भैया ग्रुप जो सेक्शन ए है 25 नंबर का है, बी है 15 नंबर का है, सी है 20 नंबर का है, डी है 20 मार्क्स का है, इसके अलावा वो ई है आपके पास 10 मार्क्स का, एफ जो है आपका 10 मार्क्स का है। इन सारे सवालों को जवाब हम वन बाय वन करके देने वाले हैं चीजों को। सबसे पहले इस जो बाइफरकेशन दे रखा है आपकी स्क्रीन पर, इसको देखने से पहले जो ऊपर जो दे रखा है इसको थोड़ा देखना पड़ेगा। इसमें कंटेंट क्या क्या हमारे पास दे रखा है उस कंटेंट को हमें देखना पड़ेगा। क्लियर है? उन चीजों को हमें क्या करना पड़ेगा बेटा? देखना पड़ेगा। ठीक है। तो चलिए, तो आज हम बात करते हैं थोड़ा सा सेक्शन ए में हमारे पास दे क्या रखा है। सेक्शन ए में बोल रहा है स्पेसिफिक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का मतलब यहाँ पर इंड ए से है। क्या है बेटा? पहला क्वेश्चन, यानी कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर एएस नहीं आने वाले, पूरा आपका इंडेस की बात कर रहा है। बोला कि हमने कुछ स्पेसिफाइड किए हुए इंडेस, ये लिस्ट दे रखी है। जब हम सेक्शन ए को खोल के देखेंगे तो वहां पर बहुत सारे इंडेक्स दे रखे हैं। उन सारे इंडेक्स के उन्होंने वेट दिया 25 मार्क्स का, यानी 25 नंबर का ये कंटेंट यहाँ से उठने वाला है। बी में दिया है इन्होंने क्या भैया? वैल्यूएशन का पार्ट दिया है। वैल्यूएशन 15 मार्क्स का आता नहीं आता इसकी चर्चा नहीं करने वाला, अभी मैं थोड़ा सा बाद में करेंगे, अभी हम बात कर लेते हैं। ठीक है। तो सेक्शन बी के अंदर वैल्यूएशन का पार्ट है जिसमें शेयर है, गुडविल है और एनवीएफसी है। क्लियर है? तीन टॉपिक है, क्या क्या बेटा बताओ? वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ शेयर, और दूसरा एनवीएफसी के नॉर्म्स के हिसाब से प्रोविजन कितना हम बनाना पड़ेगा हमें, उसकी हम बात करेंगे। सी के अंदर लिखा हुआ है कि अकाउंटिंग फॉर बिजनेस कॉम्बिनेशन एंड रिस्ट्रक्चरिंग इन कंप्लायंस विद इंड एस, यानी कि यहां पर भी इंड एस है, सेक्शन सी में भी इंड एस है, सेक्शन ए में भी इंड एस है, और सेक्शन डी में भी इंड एस है। देखिए, कंसोलिडेट फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन कंप्लायंस विद इंड एस की बात कर रहा है। ठीक है। और सेक्शन ई की जो बात कर रहा है, ये रिसेंट डेवलपमेंट इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है, ये आपका बेसिकली थ्योरेटिकल का पार्ट बनेगा। और गवर्नमेंट अकाउंटिंग ये भी थ्योरेटिकल का पार्ट बनेगा। तो मैं ऐसे कह दूं, आपके पूरी समराइज कर दूं सिलेबस कंटेंट को, यहां पर बात करूं तो मैंने बोला कि जो आपका 100% जो कवर है उसके अंदर से 20% आपकी थ्योरेटिकल आने वाला है, और बाकी जो 80% है वो प्रैक्टिकल में कवर होने वाला है। बोलो हाँ या ना? क्या मैं इस बात को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपन लोग? मैंने बोला पूरे पेपर की हम बात करते हैं, बेसिकली मैं से दो को रखने वाला हूं। इसके अंदर ई प्लस एफ, दो सेक्शन ऐसे हैं जो कि आपके थ्योरी से बिलोंग करते हैं। ठीक है। तो मैं अप्रॉक्स मोटा मोटा कह दें तो 20 का और 80 का, या ऐसा भी कर सकते हो 25 मार्क्स का और 75 मार्क्स का प्रैक्टिकल कंटेंट है। क्लियर है? हम इस सिलेबस को इस तरीके से बाइफरकेट कर सकते हैं। अब सर ये बाइफरकेट करने से मिलेगा क्या? तो हमें पता जो लिखा हुआ है, मैंने वो लिखने से कुछ होता नहीं है ना। आपको माइंड को एक्सेप्ट करवाना होता है कि हमें पढ़ना क्या है और किस तरीके से पढ़ना है। ठीक है। कुछ बच्चों की थ्योरी अच्छी होती है, पास तो आपको होना पड़ेगा ना, तो उनको थ्योरी की तरफ देखना। 25 मार्क्स की थ्योरी दिख रही है, तो अब आपको प्लान करने के लिए 50 मार्क्स चाहिए, तो 25 का प्रैक्टिकल भी तो स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा आपको, अदरवाइज आप पास नहीं हो सकते। तो आपको प्लान करना पड़ेगा। कुछ बच्चों का प्रैक्टिकल बहुत अच्छा होता है, तो 75 मार्क्स से आप उन्हीं पे ध्यान दो, थ्योरी पे ना ध्यान दो तो भी काम चलेगा आपके लिए, क्योंकि दो क्वेश्चन तो ऑप्शनल में होते ही हैं आपके पास।
भाई 2 क्वेश्चन तो ऑप्शनल में होते ही है ना, तो आप वहां जा करके आप 25 मार्क्स को स्किप कर सकते हो और 75% पर आप अच्छी स्ट्रेटेजी बनाने के बाद आप उसको इंप्लीमेंट कर सकते हो। कोई प्रॉब्लम नहीं। मार्क्स 60 प्लस लाना बहुत आसान है। मैं नेक्स्ट सेशन लूंगा 60 प्लस मार्क्स कैसे लाए जा सकते हैं। अभी मैं बात करने वाला हूँ एवीसी एनालिसिस की। आपको जब एग्जाम सेंटर में जाओ तो आपके चेहरे पे कॉन्फिडेंस झलकना चाहिए, और जब एग्जाम पेपर आपके हाथ में आ जाए तो आपको दिखना चाहिए कि हमें बहुत कुछ आता है। मैं उस सेशन की आज बात करने वाला हूँ, ठीक है ना। चलिए, तो हमने बाइफरकेट किया कि भैया 25 नंबर की थ्योरी है और 75 नंबर का हमारे पास प्रैक्टिकल है। ये हमने प्राइमा फेसी ऊपर जो हमने जो स्टडी मैट का जो स्ट्रक्चर दे रखा था, उस स्ट्रक्चर के बेस पर हमने डिसाइड किया कि भैया 25 नंबर थ्योरी 75 प्रैक्टिकल। ठीक है, अब बात करते हैं हम इनकी। मैं अभी ई और एफ सेक्शन की बात नहीं करूंगा, ए बी सी डी ई की बात करने वाला हूं। ठीक है, सो ए बी सी डी की बात, 4 सेक्शन की बात करने वाला हूं। अब देखो, 4 सेक्शन को मैं बेसिकली गौर से देखूं तो मैं 2 तरीके का इसका स्ट्रक्चर बना सकता हूं। कितने का बेटा? 2 तरीके का स्ट्रक्चर बना सकता हूं। 2 तरीके का स्ट्रक्चर बताओ कैसे बनेगा? 2 तरीके मैं कहूंगा कि मैं इंड एज को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकता हूं। इंड एज को मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा, 2 पार्ट्स में। एक मैं बात करूंगा ऐसे स्टैंडर्ड जो ग्रुप अकाउंटिंग के अंदर कवर होते हैं। सर ग्रुप अकाउंटिंग के अंदर कवर कौन कौन से होते हैं? मैं एक बार लिस्ट लिख रहा हूं आपके लिए। इंड एज 27, 28, 103, 110, 111, 112, ये 6 स्टैंडर्ड है, 6 इंड एस है। ये आपके ग्रुप अकाउंटिंग में कवर होने वाले हैं। तो आपके सिलेबस में क्लियर कट लिखा है भाई ने, भाई साहब ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि आप अपने ग्रुप अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड को अलग कर लो और अदर देन ग्रुप अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड को अलग कर लो। ये जो है ना, ये जो 2 स्टैंडर्ड है, यानी कि ये पूरा जो सिस्टम है, ये पूरा जो है आपके सामने, जो ग्रुप अकाउंट के इंडेस हैं, ये आपके टोटल कवर करने वाले हैं 40 मार्क्स का। कितना बेटा बताओ? 40 मार्क्स का। हमने डिसाइड किया था कि भैया 100 नंबर का पेपर है, 75 का प्रैक्टिकल है और 25 की थ्योरेटिकल है। क्लियर है? तो 75 में से 40 तो ये हो गए, तो इसके अलावा कितना बचा? 35 मार्क्स का। क्या 35 मार्क्स का कंटेंट बचा? बिल्कुल 35 मार्क्स का कंटेंट बचा। मैं इसके प्रैक्टिकल कर दूं। इसके अंदर इंडेस है बेटा 40 नंबर की, और इसके अलावा इसमें इंडेस भी है और अदर टॉपिक भी है। अदर टॉपिक में कहूं तो वैल्यूएशन। क्या कहूं बेटा मैं बताओ? वैल्यूएशन। जो 35 मार्क्स का कंटेंट बचा है ना आपके सामने, वो आपका इसके 2 पार्ट में जाने वाला है, जो 35 मार्क्स का है। ठीक है, 40 मार्क्स का हो गया। अब 35 मार्क्स की बात करेंगे तो इसके अंदर अदर देन ग्रुप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी है और वैल्यूएशन का पार्ट भी है। वैल्यूएशन जिसमें गुडविल है, शेयर्स हैं, एनबीएफसी है। यानी मैं कहूं तो इसको टोटल मिलाकर के 15 मार्क्स का भी कवर कर दूं मैं, तो 20 मार्क्स के मेरे पास ये स्टैंडर्ड है। देखो स्टडी मेट में भी ये दे रखा है। स्टडी मेट में बोला गया कि जो 20 सेक्शन है वो 15 मार्क्स का है। समझ में आ रहा है? तो यानी कि मैं ऐसा कह दूं टोटल में हटा करके कि जो मेरे पास 75 मार्क्स का प्रैक्टिकल है, उसमें से 40 मार्क्स का ये है, बाकी बचा 35 है। 35 में से 15 का भी वैल्यूएशन है, सेक्शन बी है आपके सामने। तो इसका मतलब बाकी कितने का बचा है? 20 मार्क्स का। सर वहां 25 मार्क्स का दे रखा है क्योंकि बेटा वो इसमें कवर होता ना, थ्योरी में भी कुछ प्रैक्टिकल आते हैं, जो आपके एमसीक्यू जो इसमें प्रैक्टिकल आते हैं बहुत सारे, मैंने माना है तो ना। अदरवाइज वहां पर भी प्रैक्टिकल आते हैं और करीबन 30 नंबर में से 15 नंबर तक का प्रैक्टिकल क्वेश्चन वहां से आता है, वेटेज आता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसकी बात कर रहा हूं मैं, ये इसका ये तो ना पूरा प्रैक्टिकली 40 नंबर के बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे, इसमें एमसीक्यूज भी कवर होते हैं ना। तो मेरा मोटा मोटा आइडिया ये है। तो यानी एक बात तो हमें पता लग गई, हम पूरे एनालिसिस को देखा है हमने एज पर स्टडी मेट बात कर रहे हैं ना हम। अभी हम स्टडी मेट के साथ बात कर रहे हैं कि इंस्टीट्यूट ने क्या दे रखा है। ठीक है, क्या हमारे सामने दे रखा है, हम उसी की बात कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि भैया चलो ये बात तो समझ में आ गई कि कितने कितने मार्क्स का कहां से इन्होंने स्टडी मेट में कर रखा है। अब दूसरा, हमें ये भी तो देखना पड़ेगा कि नहीं हमारे पास जो कवरेज है वो एग्जाम में कितना आता है। क्लियर है? तो यानी कि आपको एक बात क्लियर समझ में आ गई होगी कि जब हम गवर्नमेंट अकाउंटिंग की बात कर रहे हैं, सॉरी सॉरी सॉरी, ग्रुप अकाउंटिंग की बात कर रहे हैं, तो 40 मार्क्स का वेट है।
अदर देन हम इंडेज की बात करते हैं, अदर इंडेज की बात करते हैं, तो वो 20 मार्क्स से लेकर के 25 मार्क्स कवर करता है। क्लियर है? तो टोटल हम इंडेस इंडेस की बात करें तो हमारे पास 60 से लेकर के 65 मार्क्स तक इंडेस इंडेस कंटेंट कवर करते हैं। मेरी बात क्लियर है? तो यानी 60 से लेकर के 70% तक जो आपका वेट है आपका एग्जाम का, वो इंडेस ही है। तो आपको एग्जाम में जब देखने को मिलेगा तो आपको इंडेस इंडेस ही चारों तरफ देखने को मिलेंगे। ये इस तरीके से पता हम लगा सकते हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि भैया ठीक है, क्या करना है हम लोगों को, करना क्या है सर, हमें तो एबीसी एनालिसिस बताओ। ये तो स्टडी मेट ने बता दिया कि भैया देखो 65 नंबर का आपके पास क्या आने वाला, बताओ 65 नंबर के इंडेस हैं, और बाकी जो 35 नंबर का कंटेंट बचता है उसमें अदर देन चीजें हमारे पास कवर होने वाली है, थ्योरेटिकल भी है, वैल्यूएशन भी है, एक्स वाई जेड जो भी है आपके पास उसके बाद कवर होने वाला है। तो चलिए मैं एवीसी एनालिसिस की बात करता हूँ। बेसिकली मैं 2022 के सिलेबस की बात करूंगा, क्योंकि हम 2022 के सिलेबस में ही अभी हम फॉलो करते हैं, और 2022 का सिलेबस हमारे पास चल रहा है। 2022 के सिलेबस के 3 एग्जाम हुए हैं। एक आपके सामने जो हुआ है, एक जो आपके सामने हुआ है वो हुआ है आपके दिसंबर 23 में, इसके अलावा जून 24 में, और दिसंबर 25। यानी कि हमारे पास क्या हो बेटा बताओ, दिसंबर 23, जून 24 और दिसंबर 24। हमारे पास 3 अटेम्प्ट हुए जो कि सिलेबस 2022 से हुए। तो हमें 2000 सिलेबस के पैटर्न को नहीं जानना कि 2000 जो 16 के सिलेबस था वहां पर एग्जाम कहां से आता था। ये एनालिसिस मैंने खुद ने किया है, एक एक पेपर को चेक करके किया है। ऐसा नहीं कि हम लोग हवाबाजी करके बात कर दी कि ठीक है उसने बोल दिया हमने ऐसा मान, नहीं, मैंने एक एक क्वेश्चन को चेक किया है, और इन क्वेश्चंस को कराने वाला भी हूं। मैं आपके जब ये सेशन लेने वाला हूं, इस सेशन के अंदर इस सारे क्वेश्चंस को कराने वाला हूं, जिससे आपको पता लगेगा कि जो स्टडी में जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आए उनको डील कैसे करना है। ठीक है ना, उनको भी डेफिनेटली कवर करने वाला हूं। चलिए, तो अब जो मैं बात करने वाला हूं, हमारे पास जो दिख रहा है स्क्रीन पर, आपको दिख रहा होगा कि आपके पास क्या है। मैं प्रायोरिटी बेस बाद में बात करूंगा, अभी जो मोटा मोटा है हम उन्हीं की बात कर लेते हैं कि भाई हमें करना किस तरीके से। देखिए, मैंने यहाँ एवीसी एनालिसिस सेशन का नाम दिया है। यहाँ पर कौन कौन से इंडेस हैं, उसका टाइटल क्या है, अटेम्प्ट यहाँ पर दे रखा किस किस अटेम्प्ट में कितने कितने मार्क्स का आया है, और मैंने यहाँ पर लास्ट में आपको लास्ट कॉम्प्लीमेंट्री कमेंट दिया है कि भैया आपकी क्या फ्रीक्वेंसी दिख रही है। अब प्रायोरिटी पर किसको पहले रखना किसको बाद में रखना, इस बात की भी हम बात करने वाले हैं। तो देखो, मैं सबसे पहले बात करने वाला हूँ इंड एज की। जो हमने सीरीज बात की थी, हमने दो चीज की, ग्रुप अकाउंटिंग और अदर देन ग्रुप अकाउंटिंग। ठीक है ना। तो अभी पहले मैं ग्रुप अकाउंटिंग की बात करूंगा, क्योंकि ये आपके 40 मार्क्स कवर करता है। इसको छोड़ने का मतलब है आप अपने आप को बहुत रिस्क के फैक्टर में लेके जाने वाले हो। ठीक है, इसको छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, जिन बच्चों को प्रैक्टिकल अच्छा नहीं है, समझ में नहीं आता, तो फिर उसको इसके अलावा सबको ध्यान रखना पड़ेगा। बट इंडेज तो पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि 60 मार्क्स से लेकर 65 मार्क्स तक इंडेज का कंटेंट है। आप इंडेज से नहीं बच पाओगे। तो इंडेज के बिना आप पढ़ने की सोचना ही नहीं है आपको ना, पास का सोच ही नहीं पाओगे आप लोग। इसलिए आपको इंडेज को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस पर रखना है। जितना हो सकता है आपको सबसे इंपॉर्टेंट मोड पर आपको इंडेज को रखना है। चलिए हम आगे बात करते हैं। देखो, मैं बात करता हूं, मैंने यहाँ पर एक पेपर 2016 के सिलेबस का भी लिया है, क्योंकि वहां पर 2022 का सिलेबस भी आया था, 2016 का, दोनों पैटर्न से एग्जाम हुआ था। यानी कि नए सिलेबस से भी हुए थे और ओल्ड सिलेबस से भी हुए थे ना। ठीक है, चलिए, तो मैं 103 की जब बात करने वाला हूं, तो 103 के अंदर हम देखते हैं, तो 2022 के सिलेबस बात कर ले, इसको हटा देते हैं एक बार के लिए। यहाँ 25 मार्क्स का आया था, इंडेक्स 23, सॉरी 103, 21 का आया था, 21, ये कंसिस्टेंट आ रहा है, क्योंकि 40 मार्क्स है ना, तो 40 मार्क्स के लिए कंसिस्टेंस आना भी जरूरी है। वही बात करते 110 की, 14 नंबर का, 14 नंबर का, 14 नंबर का, यानी कि हर बार एक पूरा क्वेश्चन आया है 14 मार्क्स का, यानी कि इंड एस 110 को हम छोड़ ही नहीं सकते। इंडी 610 100% आएगा, और उस 100% को 100% सही करने के लिए आपको बेहतर प्लानिंग और बेहतर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी पड़ेगी, बेहतर नॉलेज करनी पड़ेगी। क्लियर है? आप इंडेस 110 का एक भी कंसेप्ट छोड़ नहीं सकते। एक कंसेप्ट छोड़ा और मान लो वही कंसेप्ट एग्जाम में देखने मिल गया, तो 14 नंबर के क्वेश्चन को बहुत बुरा कर देगा। आप वहां पर बहुत दिक्कत हो जाएगी आपके लिए। ठीक है ना। तो यानी कि 110 हमेशा आता है। इसमें से काफी बार मैंने थ्योरेटिकल 10 मार्क्स का थ्योरेटिकल भी देखा है। 110 का मैं अभी बात करूंगा, जब शायद मेरे हिसाब से ये 2016 के सिलेबस में आया था, शायद 2022 के सिलेबस में नहीं देखने मिला। 10 मार्क्स का थ्योरेटिकल भी आया था, यानी कहें तो 15 मार्क्स की थ्योरी आई थी 103 और 110 से।
इन ग्रुप अकाउंटिंग से, ठीक है। तो हमारे सामने जो एग्जाम पैटर्न दिख रहा है वो क्लियर कट है भैया, कि देखो हमारे पास 110 और 103 दोनों स्टैंडर्ड में 110 और 103 ना कह करके इन दोनों को यहां पर ग्रुप अकाउंटिंग कहूंगा। सर क्यों, ऐसा क्यों कह रहे हो? क्योंकि यहां पर बाकी स्टैंडर्ड का भी इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट होता है, बाकी स्टैंडर्ड का इन्वॉल्वमेंट होता है इसके अंदर, ठीक है। तो ग्रुप अकाउंटिंग हमारे पास है। तो टोटल देखेंगे यहाँ 40 मार्क्स का, यहाँ कितना हुआ है, 39 मार्क्स का हुआ है, यहाँ 35 मार्क्स का कवर हुआ है, यहाँ पर जो आपके सम दिख रहा है ये आपके सम 35 मार्क्स का कवर हुआ है। सर आप तो कह रहे 40 नंबर का आएगा, ये तो 40 नंबर से नीचे नीचे रह रहा है। मैंने बोला बेटा ये ओनली फॉर, और ओनली फॉर जो दिख रहा है ना आपको, ये ओनली फॉर जो 100 मार्क्स का पेपर होता है, 30 मार्क्स के एमसीक्यू होते हैं, ठीक है, एमसीक्यूज होते हैं, और बाकी जो 70 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है ना, जो आपका जो डिस्क्रिप्टिव होता है, जो डिस्क्रिप्टिव होता है, ये इसमें से है। ये जो नंबर है ना, ये मार्क्स जो दे रखे हैं, ये डिस्क्रिप्टिव में से है, ये आपके डिस्क्रिप्टिव में से, एमसीक्यू में नहीं है। तो जो आपका गैप दिख रहा है ना, कि कहीं 1 नंबर का है, कहीं 5 नंबर का, कहीं 4 नंबर का, ये एमसीक्यू में भी देखने को आपको मिलेगा। तो ठीक है ना, तो ये वो वाले मार्क्स हैं जो आपके डिस्क्रिप्टिव में आए हुए हैं, ठीक है ना, यानी कि ये जो दिख रहा है। इसके अलावा शेयर बेस की बात करते हैं, ये फ्रिक्वेंट नहीं आता है। पिछले 3 अटेम्प्ट में बात करें तो ये एक बार ही 7 मार्क्स का है, जो लास्ट अटेम्प्ट में आया हुआ दिसंबर 2024 के अंदर, लेकिन ये बड़ा आया हुआ है। क्या सर यहाँ पर नहीं आएंगे? यहाँ बेटा एमसीक्यू आते होंगे, यहाँ पर एमसीक्यू देखने को मिले। क्या मिले बेटा, बताओ यहाँ से एमसीक्यू। सर ऐसा क्यों कर दिया? क्योंकि यहाँ पर इंडेक्स का वेट बढ़ा दिया, इसलिए यहाँ पर जो एमसीक्यूज हैं, यहां से आपको बेसिकली एमसीक्यू देखने को मिलेंगे। जहां पर डेड डेस लगा हुआ है, जहां पर बॉक्स खाली है, वहां का मतलब आपके लिए एमसीक्यू देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं, ये तो हो गया हमारे यहाँ का बेस, तो यानी कि हमें पढ़ना सबसे ज्यादा है और सबसे अच्छा पढ़ना है। अब सर हम जब पढ़ते तो इंडेक्स 103 110 खत्म नहीं होते, एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करते सबसे वो देखते, फिर भूल जाते, फिर करते। तो आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अच्छे से प्लानिंग करनी पड़ेगी। अब असेट्स बेस देखो, असेट्स बेस इंडेक्स भी बहुत सारे देखने को मिलते हैं एग्जाम में। पीपी, पीपी एक अटेम्प्ट छोड़ के एक अटेम्प्ट आता है, तो इस अटेम्प्ट में आने की प्रोबेबिलिटी कम दिख रही है मुझे, ठीक है। ये इसकी फ्रीक्वेंसी है, मैं ये नहीं कर नहीं आएगा, ये पीपी है। बेसिकली 3 स्टैंडर्ड जो इंडेक्स और असेट्स बेस हैं, जो सबसे ज्यादा देखने को एग्जाम में मिले हैं, देखो कौन कौन से, 16, 36 और 116 लीज, ये फ्रिक्वेंट आया है, ये फ्रिक्वेंट है इसका, ये हमेशा आता रहा है। तो लीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये इंडेक्स के साथ पढ़ना, एज के साथ मत पढ़ना, इसका ध्यान रखना है, ठीक है ना। पीपी एक बार छोड़ के एक बार आ रहा है। इंपेयरमेंट, इंपेयरमेंट मानो ना मानो आपको दोनों को पढ़ना पड़ेगा आपको। आप जब भी इंडेक्स असेट्स बेस पढ़ोगे तो आपको दोनों इंडेक्स को साथ पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इंपेयरमेंट का आएगा तो भी पीपी का इन्वॉल्वमेंट होगा उसके अंदर, और पीपी का आया तो इंपेयरमेंट का भी इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, जरूरी बट हो सकता है ना। बट इंपेयरमेंट पढ़ोगे तो इस बात की ज्यादा श्योरिटी है, 100% प्रोबेबिलिटी है कि वो पीपी को रिलेट करेगा। इसलिए आप जब भी इंपेयरमेंट पढ़ोगे तो या पीपी पढ़ोगे तो दोनों स्टैंडर्ड को साथ पढ़ोगे, तो यानी कि तीनों स्टैंडर्ड मस्ट हो गए आपके लिए, ये मस्ट है, आपको पढ़ने पड़ेंगे, छोड़ नहीं सकते। छोड़ दे तो 15 नंबर दाब पे खा जाओगे। 15 मार्क्स का कवरेज है इसके अंदर, देख लो आप। इसके अलावा जो और स्टैंडर्ड है अदर देन है, तो ये देख लो बेट कितना है, सिर्फ लीज का है। इसके अलावा ये बचा 7 मार्क्स का। यानी कि असेट्स बेस में से 3 स्टैंडर्ड सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट रोल अदा करते हैं। एक है पीपी, दूसरा हुआ इंपेयरमेंट, तीसरा है लीच। इसके अलावा आप छोड़ भी दोगे तो भी काम चला सकते हो, क्योंकि बाकी जो स्टैंडर्ड है असेट्स बेस, सारे स्टैंडर्ड नहीं, असेट्स बेस, क्योंकि असेट्स बेस 8 से 10 स्टैंडर्ड है, उनमें से ये 3 स्टैंडर्ड आपको पढ़ने मस्ट है, छोड़ना नहीं है। और उसके अलावा आपकी प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है एग्जाम में बाकी स्टैंडर्ड जो कि असेट्स बेस है उनके आने की। इवैल्यूएशन फ्रीक्वेंट आता है 7 नंबर का, कभी गुडविल का, कभी शेयर का। एक बार एनबीएफसी का भी आया है, ठीक है ना सर, लास्ट अटेम्प्ट या लास्ट अटेम्प्ट जून में या दिसंबर में भी आया है। एक आपका एनवीएफसी का प्रोविजन का भी आया है। छोटा सा टॉपिक है, बहुत हल्का सा होता है, हम पढ़ते नहीं है, छोड़ देते हैं एग्जाम पैटर्न में, उसको हम एक बार गो थ्रू नहीं करते, बट करना है आपको, क्योंकि इस बार या लास्ट अटेम्प्ट में आया है, ठीक है, एनवीएफसी का भी। तो वैल्यूएशन 7 मार्क्स का फ्रीक्वेंट है, आपको पढ़ना है। आप चाहो तो छोड़ सकते हो, बट छोड़ना आपके लिए बेकार हो जाता है, क्योंकि सबसे सिंपल टॉपिक है। इसका थ्योरी कंसिस्टेंट आई है, यानी कि नए सिलेबस की बात करते हैं तो 20 मार्क्स की हमेशा थ्योरी आई है। ये तो वो थ्योरी है जो आपके बड़े बड़े क्वेश्चन देख रहे हैं,
जो आपके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है उसका पार्ट है ये तो। एमसीक्यूज में थ्योरेटिकल आते हैं, तो मतलब मैं 20 ही मान के चलता हूँ, बट फिर भी 20 से लेके 25 मार्क्स का सब वेट रहता है। तो एबीसी एनालिसिस से एक बात तो क्लियर होगी होगी कि आपका एग्जाम पेपर कहाँ से आता है। आप क्योंकि सारे स्टैंडर्ड पढ़ते हो, पढ़ने सारे हैं, लेकिन जब आप एग्जामिनेशन पे जाओगे, जब आप रिवीजन कर रहे होंगे एक दिन पहले, तो आप इन स्टैंडर्ड को गो थ्रू करके ही जाओगे, छोड़ के नहीं जाओगे। और कोशिश करना कि एक एक क्वेश्चन भी निकाल के जाओ जो कंसेप्ट को बेस क्लियरिटी आपको दे सके। मेरी बात क्लियर समझ में आ रही है? ग्रुप अकाउंटिंग नहीं छोड़नी है किसी भी कंडीशन में। असेट्स बेस में 3 स्टैंडर्ड नहीं छोड़ने, एक पीपी है, एक इंपेयरमेंट है, तीसरा लीज है। तीनों को जाना है। वैल्यूएशन मिस मत करना, क्वेश्चन आता बहुत शानदार आता, बहुत आसान आता है। ठीक है, थ्योरेटिकल आपका अच्छा है तो करो, नहीं है जिनका लगता है प्रैक्टिकल हम बहुत अच्छा करके जा रहे हैं तो थ्योरेटिकल करके मत जाओ। बट कभी कभार ऐसा होता है कि प्रैक्टिकल पेपर बियॉन्ड द लेवल हो जाता है, तो उस टाइम पर तुम्हें एक ही चीज बताती है, थ्योरी। ठीक है ना, कोशिश करो कि थ्योरी भी आप कवर कर सको। ये आपका एबीसी एनालिसिस है, ये आउट ऑफ 70 मार्क्स में से है। मैं वही बात करता हूं किसकी बताओ, 2016 के सिलेबस की, जिसमें एएस नहीं आए थे, इंडेस का ज्यादा कंटेंट देखा गया था, तो वहां पर आपके सामने ये था वैल्यूएशन। ठीक है, बट मैं इसकी अभी चर्चा नहीं करूंगा। मेरे सामने 3 अटेम्प्ट की बात की है मैंने यहाँ पर आके। अब मैं यहाँ देखो, मैं कमेंट भी डाला हुआ है इसमें बाकायदा, देखो क्या आउट ऑफ 2 क्वेश्चन इज ऑप्शनल मार्क्स। अभी टोटल दिख रहा है ना आपको, ये टोटल दिख रहा है कि सर आप तो कह रहे हो 75 30 मार्क्स में से, लेकिन टोटल लेकर जा रहा देखो, इसका 95 हो गया, इसका 80 हो गया, इसका 76 हो गया, इसका 83 हो गया। मैंने बोला मेरे बच्चे 2 क्वेश्चंस में ऑप्शनल भी तो होते हैं ना, आपको एक को करना होता है, एक को करना होता है। हमने यहाँ पर सबको दिया ना, इसलिए देखो लिखा हुआ का, एक सेकंड रुको। आपको कितने क्वेश्चन करने होते हैं? 7 होते हैं, 5 क्वेश्चंस करने होते हैं। ठीक है ना, तो इसमें लिखा हुआ था, देखो मैं नोट डाला हुआ था, क्या डाला देखो इसमें, आउट ऑफ 2 क्वेश्चन इज ऑप्शनल। और इन सारे क्वेश्चंस में से जो देखा 2 क्वेश्चन ऑप्शनल होते हैं, तो आपको ऑप्ट करना है कि भाई कहाँ से करना है, क्या नहीं करना है, कहीं प्रैक्टिकल ज्यादा, कहीं थ्योरेटिकल ज्यादा। बट कॉम्बिनेशन इंस्टीट्यूट ऐसे बनाता है कि एक प्रैक्टिकल है, थ्योरेटिकल, तो ऑप्शनल में भी सेम यही सीनियर रखता है। तो ये है कि आपको देखना पड़ेगा किस इंडेक्स को आप यहाँ से यूज करने वाले हो। ठीक है, ये आपके सामने है। सर ये तो ठीक है, सब कुछ क्लियर हो गया, यहाँ कोई दिक्कत नहीं हम लोगों को। अब दिक्कत ये है कि हम पढ़ें कैसे, हमें कॉन्फिडेंस ही नहीं आता, बहुत कुछ पढ़ते हैं, जब एग्जाम में बैठते हैं तो मामला बिगड़ जाता है। तो मैंने देखो सिंपल सा है, आप जब पढ़ते हो तो आपको 4 फैक्टर आपको याद रखने हैं। पहला अवेयरनेस, अवेयरनेस मतलब एबीसी एनालिसिस मैंने अभी आपको दिया है कि ठीक है, ये है आपका एबीसी, ये अवेयरनेस है कि भैया हमारा कंटेंट किस तरीके से आ रहा है। पढ़ना सब है, मैं ये नहीं कह रहा कि यही पढ़ना है, पढ़ना सब है एग्जाम के 1 महीने पहले तक। लेकिन जैसे एग्जाम आपके नियर बाई आएंगे, जब आप गो थ्रू करोगे एग्जाम से पहले, तो आपको इन पर ज्यादा कंसंट्रेट करने की जरूरत पड़ेगी। बाकी कुछ चाहो तो हल्का सा आप थोड़ा स्लो मोशन में बाहर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। पहली अवेयरनेस आपको एबीसी एनालिसिस की पेपर में पैटर्न क्या रहता है, कहां से क्वेश्चन ज्यादा उठते हैं, आपको उसको ज्यादा फॉलोअप करना है। दूसरी प्लानिंग, पढ़ना कैसे, शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने, क्या करना है, ये आपको सोचना पड़ेगा। ठीक है, तीसरा एग्जीक्यूशन, जो आपने एबीसी देखा है उसकी आपने प्लानिंग बनाई होगी, उस प्लानिंग को आप एग्जीक्यूट कैसे करोगे, ये भी आपको देखना पड़ेगा। और जब तीनों फैक्टर पूरे हो जाएंगे, तो फिर आपका डेफिनेटली रिजल्ट अच्छा ही आएगा, खराब नहीं आ सकता है। ये आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के तरीके हैं। क्लियर है, ये आपको देखना है। बहुत अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके सामने पूरे फैक्टर्स में रख दिए हैं। ये एज पर न्यू सिलेबस है, एज पर लेटेस्ट एग्जाम्स हैं जो 3 अटेम्प्ट में हुए उनका फ्रिक्वेंट है, ये आपका ट्रेंड रहने वाला है। तो अभी अपन कंपैरिजन कर सकते हैं कि सर यहां से इसका कंपैरिजन क्या है, आप कर सकते हो। देखो 20 मार्क्स का थ्योरी दिया है, ई एफ का कोई प्रॉब्लम नहीं है, डी और ई 40 नंबर का दिया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। 25 मार्क्स से 15, ये 15 मार्क्स से, यहाँ एक कॉन्वर्सेशन है भैया, यहाँ थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्ट है कि 25 मार्क्स और 15 का यहाँ है बेटा। वैल्यूएशन बेसिकली 10 नंबर तक घुसता है, 5 नंबर बचते हैं, तो 30 नंबर का कंटेंट मान लो सेक्शन ए को आप, क्या मान लो बेटा, क्योंकि ये ज्यादातर जो होता है सेक्शन बी, ये मैक्स टू मैक्स 7 से लेके 10 नंबर तक का कवर करता है। 7 नंबर का बड़ा क्वेश्चन आता है, 1 2 एमसीक्यू मान लो आप लोग, तो 10 11 नंबर का कंटेंट होता है इससे, बाकी पूरा आपका इंडेक्स से रिलेटेड है। क्लियर है, तो एबी में थोड़ा सा आप कह सकते हो ऊपर नीचे, अदरवाइज इंस्टीट्यूट ने जो आपका स्ट्रक्चर दिया है वो स्ट्रक्चर परफेक्टली एग्जाम में अप्लाई होता है। मैं ऑनलाइन एग्जाम पैटर्न की बात नहीं कर रहा, वो ओल्ड का था, भूल जाओ उसको। अभी जो ऑफलाइन जो एग्जाम्स आपके हो रहे हैं, उस पूरे पैटर्न में जो स्ट्रक्चर दिया है वो एक्यूरेट यूज हो रहा है।
ठीक है, 19-20 चलता है, बट एक्यूरेट का मतलब ये नहीं होता कि 100% मैच होना चाहिए। 19-20 चलता है ना, इतना तो होता ही है डेफिनेटली। ये आपका पेपर पैटर्न है, इसी हिसाब से आपकी स्टडी को करना है और इसी को आपको आगे बढ़ाना। अब बात है कि हम क्या कराने वाले हैं। बेसिकली जो आपके इन 3 अटेम्प्ट के अंदर जो पेपर्स आए हुए हैं, पहला मेरा मोटिव ये रहने वाला है कि मैं इस सेशन के अंदर इन पूरे एग्जाम्स के जो क्वेश्चंस आए हैं, खासकर जो फर्स्ट प्रायोरिटी दूंगा। अब प्रायोरिटी की बात आती है तो हम बात करेंगे यहाँ पर किसकी, फर्स्ट की। मैं फर्स्ट दूंगा, मैं फर्स्ट प्रायोरिटी इसको दूंगा। सेकंड, मैं फर्स्ट प्रायोरिटी इसको दूंगा। सेकंड प्रायोरिटी यानी कि दोनों ही हैं, इसके अंदर ग्रुप अकाउंटिंग है बेटे पूरी है। फर्स्ट प्रायोरिटी मैं इसको दूंगा। सेकंड प्रायोरिटी की जब मैं बात करने वाला हूं तो डेफिनेटली मैं थ्योरेटिकल की बात करूंगा। इसकी मैं सेकंड प्रायोरिटी की बात करूंगा। इसकी मैं सेकंड प्रायोरिटी की बात करूंगा, क्या थ्योरेटिकल में। बाकी वैल्यूएशन आपको लेना है, आप चाहो तो वैसे तो इसको सेकंड पे लेना चाहिए था आपको। ठीक है, वो थ्योरिटी को देख लेना आप, थ्योरिटी के हिसाब से। मैं बाकी प्रैक्टिकल की बात करूंगा तो फर्स्ट में इसको दूंगा और प्रैक्टिकल में सेकंड इसको दूंगा मैं सेकंड इसको दूंगा। और बाकी मेरे पास है थर्ड, दे रखा है मेरे पास, थर्ड इसको दूंगा। और ये पूरा ही हो गया ना। और फोर्थ में इसको दूंगा। असेट्स बेस पर प्रायोरिटी क्लियर है आपके सामने, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको ऊपर नीचे कर सकते हो, बट फर्स्ट तो आपको इसको रखना पड़ेगा। फर्स्ट इसको रखना पड़ेगा आपको, सेकंड आपको थ्योरेटिकल इंटरेस्ट तो इसको रखना पड़ेगा आपको, और फिर अगेन आपको वैल्यूएशन करना पड़ेगा, वैल्यूएशन। तो मैं आपके लिए जो ये एग्जाम में क्वेश्चन पेपर आए हुए हैं, इनको पूरों को 100% सॉल्व कराऊंगा। इसके अलावा भी कराऊंगा, कुछ कंसेप्ट क्वेश्चंस भी कराऊंगा। बट आपको इनको करने बाद कॉन्फिडेंस डेफिनेटली आएगा कि हाँ हमें करना कैसे है। ठीक है, जितने भी हो सकता है हमारा कोशिश, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि जो एग्जाम में जो हम क्वेश्चन पेपर देखा वो हमसे डील नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, हमने क्या कमियां छोड़ी, उसको आप कंपैरिजन कर पाओगे यदि मैं जब इनको सॉल्व करवाऊंगा तो। ठीक है, थैंक यू सो मच, आप आगे बने रहेगा। और आगे इस सेशन को, यानी इस पूरे जो आपने एबीसी एनालिसिस किया है, इस एबीसी के हिसाब से हम आपको इसका पूरा की पूरा, फास्ट ट्रैक नहीं कहूंगा, एग्जाम ओरिएंटेड कहूंगा। फास्ट ट्रैक तो मैं इसलिए नहीं कहूंगा कि उसमें कंसेप्ट भी लेता हूं मैं और थ्योरेटिकल भी लेता हूं। इसमें ज्यादातर कोशिश रहेगी कि प्रैक्टिकल कंटेंट ज्यादा होगा। ये उन बच्चों के लिए ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है जिन्होंने बहुत अच्छा पढ़ रखा है। एग्जाम में एक स्ट्रेटेजी बनाने के लिए आपको बहुत बड़ा सपोर्ट करने वाला है ये। ठीक है, दूसरा, जिन्होंने बिल्कुल नहीं पढ़ रखा है, उनको एग्जाम में जाकर के इसको भी जाके पढ़ोगे, एग्जाम पेपर 3 अटेम्प्ट के सॉल्व कर ले, तो सोचो आपको कॉन्फिडेंस लेवल कितना अच्छा होगा। ठीक है ना, ये दोनों के लिए हेल्पफुल है। अब इसका मतलब ये नहीं कि जिन्हें बिल्कुल नहीं पढ़ा बिल्कुल भी नहीं पढ़ाएंगे। कंसेप्ट तो कराऊंगा ना, उसको लॉजिक तो बताऊंगा इसको मैं क्यों कर रहा हूँ। एक पूरा बेसिक दूंगा, देन उसके बाद सीधा मैं एग्जाम के क्वेश्चंस पढ़ाऊंगा। मैं अपनी स्टडी मेट की तरफ नहीं आऊंगा। ठीक है ना, इतना टाइम अपन नहीं दे पाएंगे। तो इसके लिए जितना भी हो सकता है कोशिश होगी। उसके अलावा आप बात जो टेलीग्राम चैनल है वहां जाके आप कॉन्वर्सेशन कीजिए, मेरा व्हाट्सएप नंबर वहां जाके बात कीजिएगा। फिर उसके अलावा आपके पास जो एग्जाम में जो और भी जो भी आपकी डिफिकल्टी है, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है, उनको डेफिनेटली हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।